तो आज हमने डिस्कस करना है डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट, जिसको हमने क्या बोला था, एक्सेसरी ऑर्गन्स। तो एक्सेसरी ऑर्गन्स में हमने पढ़े थे लीवर, पेनक्रियाज और गॉल ब्लैडर। तो हम शुरू करते हैं किससे, लीवर से। तो सबसे पहले लीवर है क्या, लीवर एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो कि सबसे लार्जेस्ट है। हमारी बॉडी की सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, लीवर है। एक्सोक्राइन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्या करती है, अपना सिक्रीशन डक्ट के थ्रू डालती है। अगर ये बिना डक्ट के सीधे ब्लड में डाल देती तो कौन सी होती, वो होती है एंडोक्राइन, ठीक है। अब लीवर सपोज ये सपोज आपका लीवर है, क्लियर है, और यहाँ कहीं पे स्टमक है, यहाँ पे कहीं पे स्टमक होता है, ये वाला स्टमक समझ लीजिए, क्लियर है। तो ये वाला स्टमक है इसके अपर साइड पे। तो लीवर की लोकेशन क्या देखने को मिल रही है हमें, ये कौन सा रीजन है, कौन सा क्वाड्रेंट है, जो भी कहें आप, तो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक में दिख रहा है, एपिगैस्ट्रिक रीजन, एपिगैस्ट्रिक में होता है। तो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक या अपर क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं, राइट अपर क्वाड्रेंट या राइट हाइपोकॉन्ड्रिक क्वाड्रेंट, और एपिगैस्ट्रिक का भी थोड़ा पार्ट लेता है। तो यह इसकी लोकेशन हो गई कहाँ पे, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक और एपिगैस्ट्रिक रीजन। आपको याद करना रहेगा तो आप सीधे कर सकते हो, स्टमक के ऊपर रहता है हमारे, तो हमारे राइट साइड में रहता है, ठीक है। तो राइट साइड में जस्ट अबव द स्टमक, इस तरीके से, क्लियर है। अब क्या होता है, अब इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। अब ये लीवर है, तो लीवर, इसके अंदर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट रहती होंगी, क्योंकि बहुत काम करना है इसको। क्या क्या काम करना है वो भी बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने बोला कि सबसे बड़ी है, तो वेट कितना होता है इसका, वेट होता है 1.5 kg, क्लियर है। दूसरी चीज़ और क्या करती है ये, इसका pH कितना होता है, इसके अंदर जो भी सारे जूसेस, एंजाइम्स, जो भी चीज़ें भी निकल रही हैं उनका pH कितना होता है, तो pH होता है 7.8 से लेके 7.6 से लेके 8.6 तक, क्लियर हो गया। इसके अंदर होता क्या क्या है वो चीज़ें पढ़ते हैं। एक तो वाटर होता है, पहला कंटेंट, सिंपल सिंपल पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ना हमने। दूसरा होता है सॉल्ट, तीसरा होता है, तीसरा क्या होता है, तीसरा बाइल होता है, ठीक है। तो बाइल से क्या बनता है, बाइल को बाइल नहीं कह सकते हम, उसको पिगमेंट कह सकते हैं, ठीक है। बाइल का तो सिंथेसिस करती है। पिगमेंट कौन सा होता है, आपको पता है, बिलिरुबिन कहाँ से सीक्रेट होता है, यहीं से सीक्रेट होता है, जो क्या करता है, हमारे जो भी स्टूल है और यूरिन को कलर प्रोवाइड करता है। तो पहला तो कंपोनेंट हो गया पिगमेंट, ठीक है। दूसरा हो गया सॉल्ट। सॉल्ट में इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है सोडियम ग्लाइकेट या ग्लाइकेट, और दूसरा होता है इसमें सोडियम कोलेट, ठीक है, सोडियम कोलेट। तो ये दो कंपोनेंट रहते हैं इसमें, क्लियर हो गया आपका। तो मैंने क्या बोला कि बाइल हमारा, लीवर हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन है। इसमें क्या क्या देखने को मिलता है आपका, इसमें देखने को मिलता है आपका, पहला देखने को मिलता है आपका, मैंने बोला सॉल्ट, वाटर को तो हम लगाते ही हैं, चलो वाटर का तो हम इसमें स्पेसिफिक कुछ नहीं होता। तो सॉल्ट और पिगमेंट, दो चीज़ें पढ़ी। पिगमेंट में हमने बोला बिलिरुबिन, सॉल्ट में हमने दो चीज़ें बोली, एक तो बोला सोडियम, क्या बोला, सोडियम ग्लूकेट, सोडियम ग्लूकेट, और दूसरी तरफ हमने बोला सोडियम टॉर्केट, सोडियम टॉर्केट, कोलेट बता रहा था मैं, टॉर्केट होता है, TORCHOTE, टॉर्केट, ठीक है। टॉर्केट इसमें देखने को मिलता है। अब ये टॉर्केट का काम क्या होता है और ग्लूकेट का काम क्या होता है, इन दोनों का एक ही काम होता है, ये फैट को इमल्सीफाई करते हैं। क्या करते हैं, फैट को इमल्सीफाई। लाइपेज एंजाइम इससे पहले तोड़े, फैट को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए होता है, लाइपेज, लेकिन जिसको पहले इमल्सीफाई करते हैं, क्लियर हो गया। तो हमारा लीवर काम करता है इमल्सीफाई करने का, फैट को इमल्सीफाई करने का, ठीक है। इसके फंक्शन अभी पढ़ते हैं, पहले इसकी सेल्स के बारे में पढ़ लेते हैं।
तो इसकी सपोज़ ये सेल्स है, एक सेल्स को ले लेता हूँ मैं, तो इसकी जो एक सेल है वो कुछ ऐसे हेक्सागोनल शेप में होती है। जैसा आपने बेंजीन देखा होगा ना, तो 2 लोब होते हैं, लोब के बारे में भी बता देता हूँ। अगर आप एंटीरियरली देखोगे तो 2 लोब होते हैं, अगर सुपीरियर साइड पे देखोगे तो आपको इसमें ऐसे दिखाई देंगे, सुपीरियर साइड से भी क्या दिखाई देंगे, ऐसे लोब दिखाई देंगे, ठीक है। एंटीरियर साइड पे तो ऐसे होते ही हैं, कैसे, एंटीरियर साइड पे ऐसे डिवाइडेड है, ठीक है। जब हम सुपीरियर साइड से देखते हैं तो इस तरीके से भी डिवाइडेड देखने को मिलता है। तो सुपीरियर वाले को हम बोलते हैं कॉर्डेट, और जो इन्फीरियरली होता है हमारा उसको बोलते हैं क्वाड्रेट, क्वाड्रेट, ठीक है, क्वाड्रेट बोलते हैं इन्फीरियर वाले को। तो हमको देखने को सुपीरियर साइड से जब दिखेंगे तब भी 2 लोब दिखते हैं, एंटीरियर साइड से तो राइट और लेफ्ट दिख ही रहे हैं। तो ऊपर वाले को जब हम ऊपर से देखते हैं तो हमें 2 लोब दिखाई देते हैं, फिर से ऊपर वाले को कॉर्डेट बोलते हैं, नीचे वाले को क्वाड्रेट बोलते हैं। तो ये हो गया इसके लोब्स के बारे में। अब मैं बता रहा हूँ कि इसकी सेल्स कैसे होती हैं। इसकी सेल्स जो होती है बीच में इसमें होता है एक सेंट्रल वेन प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो पूरे सेल्स को मेंटेन करके रखती है। और इसकी जो भी सेल होती है वो ऐसे 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 हिपेटोसाइट्स जो होती हैं कुछ इस तरीके से रहती हैं, इसमें सेंट्रल वेन से ऐसे निकलती हैं, इस तरीके से रहती हैं हिपेटोसाइट सेल्स। मैं बात कर रहा हूँ हिपेटोसाइट सेल्स की, ये हैं हिपेटोसाइट सेल्स, ठीक है। हिपेटोसाइट सेल ये क्या करती हैं, ये जो बाइल का सिंथेसिस करती हैं, क्या करती हैं, बाइल यहीं से तो बनता है, तो बाइल का सिंथेसिस कौन करता है, हिपेटोसाइट सेल। तो ये क्या करती है हमारी, अब इनने बाइल का सिंथेसिस कर दिया, अब क्या होगा, अब इनके बीच में ये ऐसे जुड़े हुए रहते हैं, इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में कुछ और सेल्स प्रेजेंट रहती हैं। ये साइनोइड एरिया कह सकते हैं इसको हम, क्या कह सकते हैं, साइनस एरिया या साइनोइड एरिया कह सकते हैं। इस जो एरिया है जो हमारा 80% तो हमारे यही हिपेटोसाइट सेल्स होते हैं 80%, और बाकी के 20% जो बचे होते हैं इनके बीच में स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है लीवर के लिए, ठीक है, जो यहाँ पे क्या काम करती हैं, डिटॉक्सिफिकेशन बोला, अगर हम लीवर का इंपॉर्टेंट वर्क पढ़ें तो डिटॉक्सिफिकेशन का भी होता है। तो ये होते हैं माइक्रोफेजेस, क्या होते हैं, माइक्रोफेजेस या दूसरी टाइप की सेल। मतलब एक तो हो गई हिपेटोसाइट और इनके बीच में जो साइनोसॉइड प्रेजेंट है, साइनोसॉइड जो प्रेजेंट हैं उनमें रहती हैं माइक्रोफेजेस, जिनको आप नाम से जानते हैं कफर सेल। कफर सेल क्या होती है, स्पेशल टाइप की माइक्रोफेजेस होती हैं जो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती हैं। अब ये जो हिपेटोसाइट सेल्स होती हैं ये कैसे होती हैं ये दिखाता हूँ आपको। ये सपोज इस तरीके से सेल्स जुड़ी हुई हैं, क्लियर है। तो इनसे क्या निकल रहा होता है, एक छोटी सी लोब्यूल निकल रही होती है, ठीक है। इनके बीच की बात कर रहा हूँ मैं, ये बहुत सारे होते हैं ना, एक लाइन में बहुत सारे सेल्स हैं, तो इनके बीच में क्या होता है, ये एक छोटी सी डक्ट सी निकाल रहे होते हैं, या लोब हम कह सकते हैं, छोटी सी अपनी एक ओपनिंग सी कर रहे होते हैं। इस ओपनिंग को बोला जाता है, ओपनिंग को ये अपने नीचे की साइड कर रहे होते हैं, तो इसको बोला जाता है कैनालिकुलाई। क्या बोलते हैं, कैनालिकुलाई। कौन कर रहे हैं, अगर मैं इनको सही से बनाऊं, अगर एक को मैं बना के दिखाता हूं आपको, ये ऐसे ही बनी हुई है, जो हमारा सेंट्रल वेन है वहाँ से निकलती हैं और सेंट्रल वेन से निकलते हुए पीछे की तरफ जाती हैं, तो ये कुछ इस तरीके से निकली हुई हैं, क्लियर है। ये है हमारी हिपेटोसाइट सेल्स। तो ये हिपेटोसाइट सेल्स की क्या है, ओपनिंग हो रखी है, यहाँ पे कुछ ऐसे ओपनिंग हो रखी है, तो वही मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। अब ये ओपनिंग हो रखी है, इसी ओपनिंग को ये छोटी सी एक कैनालिकुलाई निकली हुई है, इसको क्या बोलेंगे, कैनालिकुलाई। अब ये कैनालिकुलाई, सारी कैनालिकुलाई क्या होती है, ये सारी की सारी कैनालिकुलाई क्या होती हैं, एक डक्ट में ओपन होती हैं। किस में ओपन होती है, एक डक्ट में ओपन होती है। एक डक्ट आ रही होती है ऊपर से, ये हो गई डक्ट, क्लियर हो गया। अब ये कहाँ ओपन हुई है, इस डक्ट में ओपन हो गई है। तो ये कैनालिकुलाई इस डक्ट में, हिपैटिक इसको बोला जाता है, फिर क्या बोला जाता है, इसको बोलेंगे हिपैटिक डक्ट्यूल्स। क्या बोलेंगे इसको, हिपैटिक डक्ट्यूल्स। अब ये तो एक की बात है, और ये एक सेल है पूरी की पूरी, ये एक सेल है यहाँ पे हेक्सागोनल। अब ऐसे ही बहुत सारी सेल्स होंगी, और बहुत सारी सेल्स में ऐसे ही कैनालिकुलाई और डक्ट्यूल्स निकले होंगे जो अपने अंदर बाइल सीक्रेट कर रहे हैं।
तो ये सारे के सारे, जैसे राइट साइड के सारे, ये राइट साइड है, तो ये राइट साइड के जितने भी सेल्स थे सपोज, इन सब का एक मेन डक्ट में आता है और यहाँ से ये अपने राइट साइड से ओपनिंग कर देते हैं। सारी सेल्स ने क्या करा, एक मेजर डक्ट में डाल दिया अपना सारा सिक्रीशन बाइल का, ठीक है। तो ये बन गया आपका राइट हिपैटिक डक्ट बन गया। वैसे ये लेफ्ट है तो ये बन गया आपका लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। और ऐसे ही सेम टू सेम ये क्या करेंगी, कैनालिकुलाई डक्ट्यूल्स में डालेंगी और ये डक्ट्यूल्स सारे के सारे डक्ट्यूल्स क्या करेंगे, ये तो एक सेल की बात है, ऐसे ही दूसरी सेल होगी, हजारों सेल्स होंगे, तो सारे के सारे अपना सिक्रीशन एक मेजर डक्ट में डालेंगे जिसको बोला डक्ट। वो डक्ट क्या करेगी अपने साइड से, अगर वो राइट साइड है तो मेजर डक्ट ओपन हो जाएगी राइट साइड को, और लेफ्ट साइड की लेफ्ट साइड ओपन हो जाएगी, राइट साइड की राइट साइड ओपन हो जाएगी। ठीक हो गया, इतना पता चल गया लीवर के बारे में। अब क्या करती है, यहाँ कहीं पे क्या होता है, इसके पीछे से, लीवर के जस्ट पीछे से क्या होता है, क्या होता है, बाइल डक्ट होता है ना, मतलब क्या होता है, स्टोरेज करता है जो, क्या बोलते हैं इसको, गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट निकलती है। कौन सी डक्ट निकलती है, सिस्टिक डक्ट निकलती है। ठीक हो गया। अब ये दोनों हिपैटिक डक्ट आगे जाके एक मेजर डक्ट बना लेती हैं। राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट एक मेजर डक्ट बना लेते हैं जिसको बोलते हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट। हिपैटिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लीवर से निकली हुई है अभी, ठीक है। कुछ लोग इन दोनों के मिक्स होने के बाद बोलते हैं कि ये क्या है, कॉमन हिपैटिक डक्ट है। ऐसा नहीं है, जब ये बाइल डक्ट से मिलते हैं, यहाँ से बाइल डक्ट दोनों से मिलता है, तब ये एक डक्ट बना लेते हैं मेजर डक्ट, इसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, ये बाइल डक्ट ओपन होता है नीचे पेनक्रियाज में जाके, ठीक है, पेनक्रियाटिक डक्ट में ये ओपन होता है। पेनक्रियाज में जब आएंगे तब पढ़ेंगे हम इसको। फिलहाल हमने इतना पढ़ा कि जो राइट हिपैटिक डक्ट है और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट है, राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, ये दोनों क्या करते हैं, एक कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाते हैं। ये कॉमन हिपैटिक डक्ट क्या करता है, आगे जाके ये सिस्टिक डक्ट से मिलता है। किससे, जो गॉल ब्लैडर से आ रही है सिस्टिक डक्ट। ये तीनों मिलके क्या बनाती हैं, अब बनाती हैं कॉमन बाइल डक्ट, जो कहाँ ओपन होता है, पेनक्रियाज में। फिर कहाँ ओपन होता है, पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलता है, पेनक्रियाटिक डक्ट में ओपन होता है, फिर पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलके ड्यूओडेनम में ओपन होता है। क्लियर हो गया। तो ऐसे कुछ हमारे काम करती हैं कौन सी, लीवर की सेल्स। क्लियर हो गया इतना। अब एक और चीज़ आती है, हिपैटिक डक्ट, हिपैटिक आर्टरी और हिपैटिक वेन। ये अप्रॉक्सीमेटली जहाँ पे निकलते हैं कुछ ऐसे ही निकलते हैं। ये हिपैटिक डक्ट है, ये हिपैटिक आर्टरी है और ये हिपैटिक वेन है, ठीक है। इन तीनों का मिक्सचर ही आपने सुना होगा कहीं पे पोर्टल ट्रायड, ठीक है। तो पोर्टल ट्रायड कहलाता है हिपैटिक डक्ट, हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक वेन, ठीक है। ट्रायड कहलाता है, क्या कहलाता है, पोर्टल ट्रायड। तीन, मतलब तीन चीज़ें मिलके एक ही साथ निकलती हैं। क्लियर हो गया। तो ये तो पढ़ लिया हमने किसके बारे में, ये पढ़ लिया हमने लीवर के बारे में। क्लियर हो गया। अब अगला हमारा टॉपिक है पेनक्रियाज। क्या है, पेनक्रियाज, ठीक है। तो सबसे पहले पेनक्रियाज बनाने से पहले थोड़ा सा पेनक्रियाज को देख लेते हैं। क्या हो गया भाई तुझे, लगता है हमने ब्लैक पेन ज़्यादा यूज़ कर लिया, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे क्लियर है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं, मतलब हमारा लास्ट वाला टॉपिक बचा है क्या, पेनक्रियाज। क्लियर है। तो पेनक्रियाज क्या है, पेनक्रियाज हमारा लास्ट ऑर्गन है। इसके बाद एक ही चीज़ बचती है हमारा क्या, लीवर शायद। तो पेनक्रियाज की बात कर लेते हैं। पेनक्रियाज कुछ लीफ शेप या हम इसको फिश शेप कह सकते हैं। इसकी शेप कैसी है, या तो फिश शेप कह सकते हैं या कैसे कह सकते हैं, लीफ शेप। एक मिक्स्ड ग्लैंड है। कैसी ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड। अब मिक्स्ड ग्लैंड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें दोनों तरीके की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। कैसे, देख लेते हैं।
कुछ ऐसे डक्ट निकल रही होती है। इन डक्ट से पैनक्रियाटिक सेल्स की ब्रांचेस निकल रही होती हैं, कुछ ऐसे, ऐसे समझ लीजिए आप, कुछ ये ब्रांचेस निकल रही हैं और हर डक्ट से नहीं, इस डक्ट से बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही होती हैं। ये सेल्स हैं, इस साइड भी और उस साइड भी। तो आपके समझने के लिए डायग्राम है, अगर आपको अच्छा डायग्राम बनाना है तो आप अपनी बुक्स रेफ़र कर सकते हैं, नेट रेफ़र कर सकते हैं। क्लियर है? बस आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो कुछ इस तरीके की सेल्स रहती हैं, जो पैनक्रियाज रहता है हमारा, और एक दूसरे तरीके की सेल्स भी होती हैं। ये जो रेड कलर में दिखा रहा हूँ मैं आपको, यही वो दूसरे तरीके की सेल्स हैं। क्लियर हो गया? ये सारी जो रेड कलर की हैं, सारी की सारी ये दूसरे तरीके की सेल्स हैं। अब इनको क्या कहेंगे? अब ये तो कहलाते हैं हमारे कौन से? एंडोक्राइन सेल्स। क्या कहलाते हैं? एंडोक्राइन सेल्स। अगर एंडोक्राइन सेल्स नहीं पता तो बता रहा हूँ, वो सेल्स जिनको किसी भी डक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो सीधे अपना जो भी सिक्रीशन है वो ब्लड में एम्प्टी करते हैं। क्लियर हो गया? एंडोक्राइन सेल्स वो सेल्स हैं जो सीधे अपना सिक्रीशन ब्लड में एम्प्टी करती हैं, जबकि जो आपको जो ग्रीन कलर की दिख रही हैं ये हैं एक्सोक्राइन सेल्स। कौन सी हैं? एक्सोक्राइन सेल्स, जो क्या करती हैं? जो अपना सिक्रीशन एक डक्ट में डाल रही हैं। तो आपको दिख रहा होगा इनके पास कोई भी डक्ट नहीं है, जो रेड वाले हैं, जबकि जो ग्रीन वाले हैं एक्सोक्राइन सेल्स, उनके पास डक्ट हैं। क्लियर हो गया इतना? अब इतना तो हमें पता चल गया। तो पहले हम 3 चीज़ों की बात कर लेते हैं। तो सबसे ब्रॉड ये वाला पार्ट, एक्चुअली ये होता कहाँ पे है, इसकी थोड़ी सी लोकेशन देखते हैं। ये आपका सपोज स्टमक है, थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। ये सपोज आपका स्टमक है और ये क्या निकल रहा है आपका? यहाँ से निकल रहा है। ये आपका स्टमक ख़त्म हुआ जैसे ही, तो यहाँ से आपके एक ऐसे निकलती है सी शेप निकलती है। स्टमक ख़त्म होने के बाद ये आपका स्टमक था, स्टमक से ये जो सी शेप ऑर्गन निकला आपका, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो इस सी शेप के बीच में होता है आपका क्या? पैनक्रियास। क्लियर है? कुछ इस तरीके से होता है ना। तो इस सी के बीच में क्या होता है आपका? पैनक्रियास होता है। और ये सी शेप ऑर्गन जो फर्स्ट पार्ट होता है इंटेस्टाइन का, इसको हमने क्या कहा था? इसको कहा था हमने ड्यूडेनम। क्लियर हो गया? तो ये क्या करते हैं? पैनक्रियास के अंदर 2 तरीके की सेल्स बताई हमने, सिंपल, एक तो एंडोक्राइन सेल्स और एक एक्सोक्राइन सेल्स। एक्सोक्राइन क्या होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड होती है जो अपना सिक्रीशन डक्ट के थ्रू डालती है। तो ये क्या करती है? इसकी सेल्स ग्रीन वाली दिख रही होंगी, छोटे छोटे डक्ट्यूल्स के थ्रू पैनक्रियाटिक, ये जो आ रही है ये पैनक्रियाटिक डक्ट है। कौन सी डक्ट है? पैनक्रियाटिक डक्ट है। क्लियर है? तो पैनक्रियाटिक डक्ट में अपना सिक्रीशन डाल देती है। उसी टाइम पे क्या होता है, जो आपका लीवर था, अपर पार्ट आपका लीवर था, लीवर के 2 पार्ट थे, लेफ्ट और राइट, और यहाँ से बाइल आ रहा था, ये तीनों मिक्स हो रहे थे, एक साथ हो रहे थे मिक्स। ये सारे मिक्स होके एक ग्लैंड बना रहे थे यहाँ से। क्लियर है? ये सारे मिलके कॉमन बाइल डक्ट बनाते हैं। जब कॉमन बाइल डक्ट, तो वो एक डक्ट के फॉर्म में कहाँ पे आती है? वो यहीं पे आती है। ठीक है? वो कहाँ पे आती है? वो यहीं पे आती है, आपके जो भी डक्ट है वहाँ पे आती है। क्लियर हो गया इतनी बात? तो यहाँ पे डक्ट पे आ गई तो क्या हो गया? सारा सिक्रीशन इसमें खाली कर दिया। क्लियर? बाइल आ गया यहाँ पे। अब जहाँ पे ये मिलते हैं तो यहाँ पे पैनक्रियाटिक डक्ट आ रही है, यहाँ पे हिपैटिक डक्ट आ रही है, तो ये कहलाता है हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट फॉर्म हो जाती है यहाँ से, और ये थोड़ी डायलेट होती है कंपेयर टू पैनक्रियाटिक डक्ट। ये तो पैनक्रियाटिक डक्ट थी, ये दोनों हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट जब यहाँ से बनी तो हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट क्या करती है? वो थोड़ी सी डायलेट होती है और आगे जाके कहाँ खुलती है? आगे जाके ये जो ड्यूडेनम वाला पार्ट था इसमें खुलती है। क्लियर हो गया? अब इस ड्यूडेनम वाले पार्ट में देखते हैं कैसे खुलती है। ये इससे अटैच था,
तो ये ड्यूडेनम वाले पार्ट में अपना जो भी सीक्रेशन है यहाँ पे ओपन करती है। अब जो ये डक्ट आ रही होती है यहाँ पे, डायग्राम थोड़ा सा क्लियर नहीं बन पा रहा है, इसको एक डक्ट बना देते हैं ऐसे। ये डक्ट यहाँ पे आती है, यहाँ पे दोनों डक्ट मिलके क्या हो जाती है, थोड़ी सी डायलेट हो जाती है और यहाँ पे आ जाती है ऐसे। अब यहाँ पे आती है तो यहाँ पे जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे स्मूथ मसल होती है और वो स्मूथ मसल क्या करती है, रेगुलेट करती है फ्लो को। पहला काम उस स्मूथ मसल का क्या है, जो भी चाहे पैनक्रियाटिक जूस आ रहा है चाहे बाइल जूस आ रहा है, दोनों को रेगुलेट करती है। रेगुलेशन और मेंटेनेंस, दो काम आप याद रख सकते हो। रेगुलेशन और मेंटेनेंस हो गया किसका, स्मूथ मसल्स का। क्लियर है। अब इसी स्मूथ मसल्स को क्या बोलते हो आप, इसको बोलते हो स्पिंक्टर। कौन सा स्पिंक्टर, स्पिंक्टर ऑफ ओडी के नाम से जानते हो आप इसको, स्पिंक्टर ऑफ ओडी। दोबारा बता रहा हूँ, पैनक्रियाटिक डक्ट से पैनक्रियाटिक एंजाइम्स आए, जूस आए और ऊपर से बाइल जूस आया, दोनों ने मिलकर हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट बनाया था यहाँ पे। इसके बाद ये आगे चल के एक डायलेटेड बन जाती है थोड़ी सी, और डायलेटेड बनने के बाद ये डक्ट क्या करती है, इसके जहाँ पे ओपनिंग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम वाले पार्ट में, वहाँ पे स्मूथ मसल्स का स्पिंक्टर बना रहता है। स्पिंक्टर मतलब इसका जो भी लिड है, ढक्कन है, ठीक है, तो वो बना रहता है जिससे कि जितनी ज़रूरत है उतना ही बाइल आ पाए, उतना ही पैनक्रियाटिक एंजाइम्स आ पाए। पहला काम तो इसका हो गया रेगुलेशन एंड मेंटेनेंस का। दूसरा काम होता है इसका, जो भी रिफ्लेक्सेस हो रहे हैं, कोई भी रिफ्लेक्सेस ना जाए इसके अंदर। जैसे इसके अंदर कुछ कंटेंट है, अब ये कंटेंट भी तो जा सकता है पैनक्रियास के अंदर, क्योंकि ओपनिंग रहेगी तो इसीलिए इस स्मूथ मसल्स का काम होता है किसी भी कंटेंट को अंदर जाने से प्रिवेंट करना। तो मतलब जो भी रिफ्लेक्सेस होते हैं उनको भी प्रिवेंट करती है, जो भी कंटेंट होता है उसको भी इनर साइड जाने से प्रिवेंट करती है। तो ये थोड़ा बहुत था पैनक्रियास के बारे में। क्लियर है, ठीक है। तो ये तो पढ़ा हमने एक्सोक्राइन सेल्स के बारे में। अब मैंने दूसरी सेल्स कौन सी बताई थी आप लोगों को, दूसरी सेल्स मैंने बताई थी कुछ इस तरीके की, रेड वाली सेल्स। क्लियर है, तो रेड वाली सेल्स कुछ इस तरीके की बनी रहती हैं। इसके स्ट्रक्चर के बारे में जब हम ग्लैंड्स पढ़ेंगे एनाटॉमी में तब हम अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हमें केवल एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़नी है। तो ये तो थी हमारी एंडोक्राइन, और दूसरी हमारी यहाँ पे कौन सी थी, डक्ट वाली जो थी, ये थी हमारी एक्सोक्राइन। क्लियर हो गया। अब इन दोनों के बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं एंडोक्राइन के बारे में। तो आप एंडोक्राइन को जब आप इसका डायग्राम बनाएं एंडोक्राइन सेल्स का, तो थोड़ा सा आपको डायग्राम बताता हूँ मैं, ट्राई कीजिएगा बनाने की। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसमें बीच में कुछ सेल्स पाई जाती है, स्पेशल टाइप की सेल्स एंडोक्राइन सेल्स के अंदर, ठीक है। फिर इसमें एक और टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, और इसमें एक लेयर जो लास्ट लेयर होती है, एक लेयर और होती है, उसको आप कैसे भी बना सकते हो, मैं ऐसे बना रहा हूँ, वो होती है गामा, ठीक है। गामा जो ब्लू वाला दिख रहा है आपको वो है गामा। क्लियर हो गया, गामा सेल्स। क्लियर। दूसरी होती है अल्फा सेल्स, अल्फा सेल्स, और जो अंदर वाली है वो होती है बीटा सेल्स। इनके बारे में पढ़ते हैं अभी, लेकिन इससे पहले अब हमारे इसके अंदर जो हमारी सेल्स हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको देखने को मिलता है अमाइलेज, अमाइलेज एंजाइम सीक्रेट होता है। दूसरा लाइपेज, तीसरा ट्रिप्सिनोजन, और चौथा काइमोट्रिप्सिनोजन। क्लियर है। एक्चुअली ये जो सेल्स रहती हैं, ये जो सेल्स रहती हैं एक्सोक्राइन जो सेल्स रहती हैं वो कुछ इस तरीके से रहती हैं। सपोज ये तो मैंने ऐसे बना रखा है, वो भी कुछ ऐसे रहती हैं, और उसके अंदर हेक्सागोनल शेप में, ये एक सेल के अंदर बहुत सारी सेल्स ऐसे बनी रहती हैं। क्लियर है, जो पैनक्रियाटिक सेल्स हैं, और यहाँ से एक डक्ट निकल रही होती है, जो हमने बोला था डक्ट्यूल्स बोलेंगे जिसको, ठीक है। ये आगे जाके डक्ट में मिलेगी। क्लियर है। तो ये एक स्ट्रॉ की तरह काम करता है। इस हेक्सागोनल, इस हर हेक्सागोनल सेल्स के पास
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, प्रोटीन वगैरह बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये एक इंडिविजुअल सेल है, ये एक इंडिविजुअल सेल है, ये एक इंडिविजुअल सेल है, ये हेक्सागोनल शेप में रहती हैं और इनके मिक्सचर के बीच में एक क्या रहता है हमारा स्ट्रॉ शेप डक्ट रहती है, जिसमें ये सारा का सारा अपना सिक्रीशन इस बीच में खाली कर देते हैं और यहाँ से ये सिक्रीशन ये इसके पास चले जाता है, जहाँ से डक्ट में आता है, डक्ट से फिर कहाँ पे आ जाता है, ये सारे एंजाइम्स बनाते हैं और वो पहुँच जाता है ड्यूडिनम में। क्लियर हो गया। अब इसके पास में जो ये स्ट्रॉ आ रहा था, स्ट्रॉ शेप्ड आ रहा था, कुछ स्पेशल सेल्स भी प्रेजेंट रहती हैं। क्लियर है, कुछ स्पेशल सेल्स भी प्रेजेंट रहती हैं। ये क्या करती हैं, इनका काम होता है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्बोनेट आयन जो सीक्रेट करती हैं या जो सीक्रेट करती है, ये केवल जो स्ट्रॉ की शेप थी, जो स्ट्रॉ इसके अंदर जा रही थी, इसकी ही जो एंडोथीलियल सेल्स है वो क्या सीक्रेट करती है, वो करती है आपका बाइकार्बोनेट। ये आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। बाइकार्बोनेट क्या होता है, एक बेस होता है, बॉडी में बेस बनाता है। ठीक है, बेबी वाला बेस नहीं, एसिड पीएच वाला बेस। ठीक है, तो ये क्या करता है, बेस बनाता है। तो अब आपको इससे क्या देखने को मिलता है, तो इतनी 5 चीज़ें हो गई, लेकिन ये बाइकार्बोनेट का काम क्या है। बाइकार्बोनेट का काम अगर आपने पढ़ा होगा तो हमने पढ़ा था कि स्टमक में कौन सा कंटेंट होता है, पीएच कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो जैसे ही पेनक्रियास अगर सारा एसिडिक होगा तो नीचे काम नहीं चल पाएगा। तो पेनक्रियास क्या करता है, पेनक्रियास के अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो क्या करती हैं, इस बाइकार्बोनेट का भी सिक्रीशन करती हैं, जिससे कि एल्कलाइन पीएच मेंटेन हो इंटेस्टाइन का। क्लियर हो गया। इसीलिए जो भी पेनक्रियास से नीचे का पार्ट है उसमें अप्रॉक्सीमेटली, मतलब ये ड्यूडिनम का पार्ट है, तो ड्यूडिनम का जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो तो एसिडिक रहेगा, जो पेनक्रियास से ऊपर वाला पार्ट है वो कैसा रहेगा, एसिडिक रहेगा, लेकिन बाकी नीचे का पार्ट क्या रहेगा, पूरा का पूरा एल्कलाइन हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना। तो बाइकार्बोनेट आयन ऐसे काम करता है। क्लियर हो गया। अब हम बात कर रहे थे पेनक्रियाटिक सेल्स की, पेनक्रियाटिक एक्सोक्राइन सेल्स की। ठीक है, तो अमाइलेज क्या करता है और लाइपेज लिपिड पे काम करता है, ट्रिप्सिनोजन काइमोट्रिप्सिनोजन किस पे काम करते हैं, ये कार्ब्स पे काम करता है, तो ये किस पे काम करेंगे, प्रोटीन पे काम करेंगे। तो आपको एक चीज़ पता लग गई कि पेनक्रियाज भी हमारा क्या करता है, फैट पे, कार्बोहाइड्रेट पे, प्रोटीन पे काम करता है। तो ये काम हो गए इन मोस्टली जो हमारा पेनक्रियाटिक के एक्सोक्राइन सेल्स हैं। अब हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं बीटा सेल्स क्या करते हैं, पहली चीज़। दूसरा हम बोलते हैं कि अल्फ़ा सेल क्या करते हैं। तीसरा हम बोल रहे हैं कि गामा सेल्स क्या करते हैं। क्लियर हो गया इतना। तो इन 3 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो बीटा सेल्स का काम क्या होता है, बीटा सेल्स जानी जाती हैं इंसुलिन के लिए। ये बहुत अच्छे से सुना होगा आपने। तो यही पेनक्रियाज इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो भी डायबिटीज़ कंडीशन देखने को मिलती है वो कहीं ना कहीं पेनक्रियाटिक कंडीशन है। उसमें भी कौन सी, जो एंडोक्राइन सेल्स हैं, ये एक सेल है, ऐसे ही बहुत सारी एंडोक्राइन सेल्स रहती हैं जिनमें बीटा सेल्स, अल्फ़ा सेल्स और गामा सेल्स ऐसे ही प्रेजेंट रहते हैं। दूसरा, अल्फ़ा सेल्स क्या होते हैं, अल्फ़ा सेल्स करते हैं ग्लूकागोन का सिक्रीशन। क्लियर हो गया। और तीसरा होते हैं कौन से, गामा सेल्स। ये क्या करते हैं, ये इन दोनों को मेंटेन करने का काम करते हैं या रेगुलेशन करने का काम करते हैं। क्लियर हो गया इतना, ठीक हो गया। तो इन तीनों का काम आपको पता लग गया। गामा को ही क्या बोला जाता है, सोमेटोस्टैटिन के नाम से जानते हैं इसको, सोमेटोस्टैटिन के नाम से जानते हैं, जो कि इंसुलिन का और ग्लूकागोन का अमाउंट मेंटेन करके रखता है। अब हमने एक चीज़ कही कि इनका काम कैसे है। इंसुलिन का काम क्या होता है, इंसुलिन का काम होता है बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज़ करना। अब आप कह रहे होंगे डिक्रीज़ करना क्यों सर, क्योंकि जब भी आपके ग्लूकोज, ये सपोज आपका ब्लड है, इसमें ग्लूकोज का अमाउंट ज़्यादा हो गया तो क्या करते हैं, इंसुलिन क्या करता है, इसको शिफ्ट करने लग जाता है सेल के अंदर। कहाँ शिफ्ट करता है, इस ग्लूकोज को सेल्स के अंदर। तो यही कंडीशन हम क्या पढ़ते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस क्या है, एक्चुअली ये इंसुलिन के लिए कुछ, ये जो सेल है और ये ब्लड है हमारा, तो ब्लड से कंटेंट जाते हैं सेल में। क्लियर हो गया। लेकिन जो ग्लूकोज के चैनल होते हैं, ग्लूकोज के सपोजिट स्पेशलाइज्ड चैनल्स होते हैं इसमें कुछ, जो कि आप डोर समझ लीजिए। ये डोर्स क्या होते हैं, ये डोर्स स्पेशल डोर्स होते हैं जो कि केवल और केवल जब इंसुलिन आएगा, इंसुलिन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं इन पे, तो जैसे ही इंसुलिन आता है, इंसुलिन क्या करता है, इनको खोल देता है और यहाँ से जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर शिफ्ट कर देता है। तो ये तो नॉर्मल कंडीशन होती है। अब किसी केस में क्या हो जाता है, जब इंसुलिन कम होता है तो ये चैनल तो खुलेंगे ही नहीं, और ये चैनल अगर नहीं खुलेंगे तो क्या होगा, ये ग्लूकोज ब्लड में बढ़ता रहेगा, जिसको आपने बोल दिया डायबिटिक
मलाइटस। क्लियर हो गया इतना डायबिटिक मलाइटस? जब कंडीशन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे इसको, फिलहाल एनाटमी और फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं हम। तो हमने बोला बीटा सेल्स इंसुलिन का सिक्रीशन करती हैं जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, डिक्रीज करता है या मेंटेन कर सकता है, आप ये भी कह सकते हैं। अगला ग्लूकागोन। अब जब बहुत इंसुलिन ने अपना काम कर दिया तो इंसुलिन सारा का सारा ग्लूकोज क्या करता है, सेल्स के अंदर डाल देगा। तो अब कहाँ पे कम हो जाएगा, ब्लड में कम हो जाएगा। तो ये ग्लूकागोन क्या करता है, ये सीक्रेट करता है ग्लूकोज और फिर से ग्लूकोज का अमाउंट ब्लड में बढ़ा देगा। मतलब ये कहने का मतलब है ये दोनों इंसुलिन और ग्लूकागोन एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं। क्या हैं, एंटागोनिस्ट। एक दूसरे के अपोजिट में जो काम करते हैं वो कहलाते हैं हमारे एंटागोनिस्ट। क्लियर है? वाइस वर्सा काम करते हैं, अगर ये ज़्यादा हुआ तो ये होगा, फिर वो ज़्यादा हुआ तो वो होगा, इंसुलिन और ग्लूकागोन। क्लियर है? सोमेटोस्टैटिन या गामा सेल्स करती हैं मेंटेन, किसको मेंटेन करती हैं, इंसुलिन का और ग्लूकागोन का सिक्रीशन, कब कितना करना है क्या करना है। तो ये थी हमारी एंडोक्राइन सेल्स। और ये एंडोक्राइन सेल्स मोस्टली कहाँ पे पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं टेल्स में, जो केवल टेल वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट में ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं टेल वाला पार्ट क्या होता है, टेल वाला पार्ट क्या होता है, वहाँ पे एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट होती हैं। क्लियर है? तो हमने पढ़ लिया था 3 पार्ट होते हैं। एक होता है बॉडी वाला पार्ट जो स्टमक से अटैच रहता है, ये वाला पार्ट क्या था, स्टमक से अटैच रहता है। और ये जो टेल वाला पार्ट था, लास्ट वाला पार्ट, और बीच वाला पार्ट कहलाता है हेड, बॉडी और टेल। तो ये थे पेनक्रियास के बारे में। क्लियर है? तो अब पेनक्रियास का सीक्रीशन कितना होता है ये पढ़ना था हमने। पेनक्रियास सीक्रीट करता है 1.2 लीटर से 1.5 लीटर पर डे सीक्रीशन रहता है इसका। अब पीएच कितना रहता है, तो पीएच कैसा रहेगा इसमें जो पीएच रहता है वो कैसा रहता है, वो अप्रॉक्सीमेटली रहता है कैसा, क्लियर है? तो कुछ इस तरीके का पीएच रहता है, 7.2 से अबव रहता है इसमें जो पीएच रहता है। वेट कितना होता है, वेट होता है इसका 60 ग्राम। पेनक्रियास का वेट होता है 60 ग्राम। क्लियर हो गया इतना? तो हमने ये तो पढ़ ही लिया था, लीवर पढ़ लिया था। तो लीवर में हमने कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर पढ़ा था। हमने बोला था कि 2 स्ट्रक्चर होते हैं। फिर हमने बोला था इसके पीछे से एक बाइल निकलता है, यहाँ पे बाइल होता है और ये निकलता है नीचे की तरफ। क्लियर हो गया? और ये सिक्रीशन करता है, कुछ सिक्रीशंस करता है। इसको हमने बोला था सिस्टिक डक्ट। जो गॉल ब्लैडर कुछ इस तरीके का है आपका, जैसे एक मटका होता है, कुछ इस तरीके का गॉल ब्लैडर होता है। तो ये वाला पार्ट जो लार्जर राउंडेड पार्ट है, तो ये कहलाता है इसका फंडस। ये जो राउंडेड पार्ट के बाद आता है ये कहलाता है इसकी बॉडी। और जो यहाँ पे नैरो पार्ट रहता है वो कहलाता है नेक। ये जो डक्ट निकलती है ये कहलाती है सिस्टिक डक्ट। और कितना कंसंट्रेशन कर रहा था, कितना कंसंट्रेशन मतलब ये स्टोरेज का काम करता है, बाइल का स्टोरेज का काम करता है। सिंथेसिस कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। तो लीवर से यहाँ आता है, यहाँ पे क्या होता है, सिंथेसिस स्टोरेज होता है। तो कितना स्टोर कर सकता है, 100 ml स्टोर करके रख सकता है। तो ये पढ़ा हमने पेनक्रियास और बाइल डक्ट। तो यहाँ पे फिनिश होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा सिस्टम होगा, चलो उसको बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।